नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इससे सिख समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंची? तो देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? जब अमृतसर में जो है गुरुद्वारे पे इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की थी, वहाँ पे जो आतंकी छुपे हुए थे उनको मारा गया था, तो यही था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब आपको डेट याद रखनी है, 5 जून 1984। ये डेट बिल्कुल अब लिख लो कॉपी में और इसको अच्छे से याद कर लो। तो देखो, अब 5 जून 1984 को अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही की गई, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। तो 5 जून 1984 को जो कार्रवाई की गई थी सेना के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन से सिख समुदाय को इसलिए ठेस पहुंची क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। ठीक है, क्यों यहाँ के सिख लोग नाराज हुए थे? क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर जब हमला हुआ या स्वर्ण मंदिर पर जब कार्रवाई की गई, गोलियां चलाई गई, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। उनका बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। सेकंड क्वेश्चन, मिजो अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? यानी कि हमें इसमें मिजोरम में जो दिक्कत हुई थी उसके बारे में बताना है। तो देखो, मिजो पर्वतीय क्षेत्र को स्वतंत्रता के बाद असम के अंतर्गत ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। यानी जब हम आज़ाद हुए तो मिजोरम को असम का ही एक पार्ट बना दिया गया। मिजोरम नाम का कोई राज्य नहीं था। परंतु कुछ मिजो लोगों को यह पसंद नहीं आया, यानी कुछ लोग यहाँ पे नाराज रहे। उनका मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसीलिए भारत संघ से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि हमारे ऊपर कभी भी जो है ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, उनका राज नहीं रहा, तो हम तो पहले से ही स्वतंत्र हैं, तो हमें भारत में नहीं मिलना। कुछ लोगों ने कहा, वहाँ पे सभी ने नहीं कहा। 1959 में मिजो इलाके में अकाल पड़ा, जिसे दूर करने में असम सरकार विफल रही, जिसके कारण अलगाववादी आंदोलन को समर्थन मिलना शुरू हो गया। यानी कि वहाँ पे जब अकाल पड़ा था तो इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी, लोग मर रहे थे, तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाई, नहीं संभाल पाई, वहाँ पे हेल्प नहीं पहुँचा पाई। तो इससे वहाँ पे अलगाववादी भावनाएं फैली और लोगों का भी उसे समर्थन मिलने लगा। यानी जो एरिया था मिजोरम पूरा, वहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया अब अलगाववाद को, क्योंकि वो अब उन्हें पता चल गया था कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो लोग अलग होने की बात करने लगे। लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया। यानी लालडेंगा वहाँ पे मेन नेता थे, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? मिजो नेशनल फ्रंट। 1966 में इस फ्रंट ने सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हथियार कब उठा लिए इन लोगों ने? 1966 में। तो 1966 वो टाइम है जब क्या हुआ था, यहाँ पे जो है लोगों ने हथियार उठा लिए और हथियारों के साथ अपना विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे पाकिस्तान भी समर्थन दे रहा था। पाकिस्तान को तो टांग घुसानी है अपनी, तो पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिला फिर इन्हें। 2 दशकों तक चले आंदोलन से हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी, यानी कि सरकार को भी दिक्कत हुई और वहाँ के लोगों को भी दिक्कत हुई जब ये आंदोलन चला। सन 1986 में राजीव गांधी एवं लालडेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा में क्या हुआ? एक समझौता हुआ, जिससे वहाँ पे शांति की स्थापना हुई और कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो यानी वहाँ पे कुछ स्पेशल राइट मिजोरम राज्य को दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट ने अलगाववादी आंदोलन छोड़ दिया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है उसने अब हथियार गिरा दिए, अब वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, शांति स्थापित हो चुकी थी और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने, मतलब लालडेंगा को सीएम बनाया गया मिजोरम का। तो इन चीज़ों में आपको बस स्टोरी याद रखनी होती है और कुछ डेट होती है इंपॉर्टेंट, उनको याद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 59 याद करना है, 66 और 86, ये 3 डेट आपको मिजोरम से याद करनी है। 59 में अकाल पड़ा, 1966 में उन्होंने हथियार उठा लिए, 1986 में समझौता हो गया। तो आपको 3 डेट याद रखनी है, स्टोरी को अच्छे से एक बार समझ लेना है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ऐसे ही है, आपको 5 जून 1984 याद रखना है और बाकी स्टोरी को समझ लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन याद नहीं करे जाते, इनको अच्छे से समझना होता है, पर जो डेट होती है वो हमें याद करनी होती है ताकि हमारा क्वेश्चन इंप्रेसिव लगे। तो जैसे इसमें पार्टी का नाम आया था मिजो नेशनल फ्रंट, उनको आपको याद रखना है, उसका जो नेता का नाम आया था लालडेंगा, उसको याद रखना है और ये 3 डेट याद रखनी है, बाकी आपको स्टोरी समझनी है बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जों से क्या अभिप्राय है? यानी कि क्या स्पेशल राइट मिले हुए हैं जम्मू कश्मीर को धारा 370 में? देखो, संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि उसे कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है तथा अपना झंडा है। भारतीय संविधान की सभी व्यवस्थाएं इस राज्य पर लागू नहीं होती, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं, अधिक स्वायत्तता दी गई है। अधिक स्वायत्तता का मतलब है ज़्यादा आज़ादी दी गई है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, वहाँ पे उसका अपना झंडा है। तो ये तीन मेन बातें हैं धारा 370 में, अधिक स्वायत्तता, अपना झंडा और अपना संविधान। ठीक है, ये तीनों बातें आप अच्छे से याद रखना है। तीन स्पेशल राइट्स थे जम्मू कश्मीर के पास कि उसके इंटरनल मैटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, केवल विदेशी मामलों को भारत सरकार संभालेगी। तो स्वायत्तता दी गई है ज़्यादा, उसका संविधान है वहाँ पे खुद का और उसका झंडा था खुद का। ठीक है नहीं था। तो अब इसको हटा दिया गया है 370 को, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन फीचर्स थे 370 के, क्या क्या खास बातें थी इसमें। तो तीन खास बातें थी इसमें। कश्मीर को अधिक स्वायत्तता दी गई थी, उसका अपना संविधान बनाने की आज़ादी दी गई थी, उसे अपना अलग झंडा रखने की आज़ादी दी गई थी। तो भारतीय संविधान की सभी व्यवस्थाएं इस राज्य पर लागू नहीं होते का मतलब है सारे जो बातें हमारे संविधान में लिखी हैं उनमें से सारी यहाँ पे लागू नहीं होती। जब यहाँ का झंडा और संविधान अलग होने की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि भारतीय संविधान के सारे रूल यहाँ पे लागू नहीं होते थे। तो ये तीन बातें थी धारा 370 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत में क्षेत्रीय आंदोलन से मिलने वाली कोई दो शिक्षाएं लिखें, यानी कि जो स्टेट लेवल पे आंदोलन हुए हैं, क्षेत्रवाद के जो आंदोलन हुए हैं उसकी हमें क्या सीखने को मिला वहाँ से। पहला पॉइंट, क्षेत्रीय आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। ठीक है, एक पार्ट होता है लोकतांत्रिक राजनीति का ये। हम किसी की भी आवाज़ को नहीं दबा सकते लोकतंत्र में। तो जिस जिसको अपनी मांगे रखनी थी उनको मांग रखने का पूरा अधिकार होता है, यही होती है लोकतांत्रिक राजनीति। तो यही लिखा है पहली लाइन में कि क्षेत्रीय आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा होते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति असामान्य या लोकतांत्रिक राजनीति व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। यानी कि जो स्टेट लेवल के मामले होते हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको अभिव्यक्त करना कोई अलग बात नहीं है, असामान्य बात नहीं है। वो क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति की ही घटना है, उससे बाहर नहीं होती। सेकंड पॉइंट, क्षेत्रीय आंदोलनों को दबाने की अपेक्षा उनके साथ लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो प्यार प्रेम से हमें इन क्षेत्रीय आंदोलन जो हैं उनको निपटना चाहिए उनसे। ठीक है, उनके साथ प्यार प्रेम से हमें बर्ताव करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय आंदोलन से निपटने के लिए प्यार प्रेम जरूरी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 1985 में आसाम समझौते के परिणाम का वर्णन कीजिए। 1985 में असम समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद असम आए हैं उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा जाए। तो ये कहा गया था ना असम समझौते में कि 1951 के बाद जो भी लोग आए हैं यहाँ पे उनको वापस उनके देश भेजना चाहिए। तो असम समझौते में विदेशियों को वापस भगाने की बात कही गई थी। अब देखो आप इसका दूसरा पॉइंट, आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर असम गण परिषद नामक एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाया। यानी कि जो आसू का समझौता हुआ था राजीव गांधी के साथ, उसके बाद आसू वाले लोगों ने, यानी कि असम के जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो यूनियन थी, उन लोगों ने वहाँ की जो दूसरी पार्टी थी असम गण संग्राम, दोनों ने साथ मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो कि आने वाले इलेक्शंस में जीती वहाँ पे असम में। ठीक है, उस पार्टी का नाम क्या बना, असम गण परिषद। ठीक है, तो आसू ने और असम गण संग्राम ने मिलकर एक पार्टी बना ली जो कि किस पार्टी के नाम से जानी गई, असम गण परिषद। और आने वाली राजनीति में उसने भाग लिया और वहाँ पे उसकी सरकार आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के परिणाम का वर्णन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई है। वो प्रस्ताव है ना जिसमें कि पंजाब ने अलग होने की बात कही थी। तो यही लिखा है इसमें कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। दूसरा पॉइंट, यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। यानी कि इसने क्या कहा था कि हमें और ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि जो स्टेट लेवल की चीज़ें होती हैं उसे बोलते हैं संघवाद। ठीक है, तो संघवाद को मजबूत करने की बात करता है ये समझौता या ये प्रस्ताव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर के किन्हीं दो अलगाववादी आंदोलनों का वर्णन करें। यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो आंदोलन हुए, हमने कई सारे पढ़े थे, हमने असम भी पढ़ा था, मिजोरम भी और नागालैंड भी। तो उसमें से आपको कोई दो बताने हैं। देखो इसमें पहला है मिजो आंदोलन, वो हमने अभी पढ़ लिया था इस वीडियो को जब हमने शुरू किया, तो वहाँ पे हमने मिजोरम पढ़ लिया था। अब देखो दूसरा देख लो आप सीधा, नागालैंड का आंदोलन।
सन 1951 में नागा लोगों ने अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में भारत से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो जो नागालैंड है वहाँ पे कौन थे? अंगमी जापू फिजो वहाँ के नेता थे। उनकी जो है लीडरशिप में यहाँ पे 1951 में यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया और अपने आप को भारत से अलग आज़ाद देश घोषित कर दिया। वार्तालाप के दौरान फिजो ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव ठुकरा दिए। ठीक है, बातचीत जो है वो फिजो ने नहीं करी। धीरे धीरे उग्र आंदोलन बढ़ते गए जिसमें जान माल की हानि होती रही। यानी जो धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन होते चले गए और बहुत सारे लोग इसमें मरने लगे क्योंकि हथियार उठाए थे इन लोगों ने। ठीक है, तो वहाँ पे आर्मी भी जाएगी कंट्रोल करने, तो आर्मी के बीच में और नागालैंड के लोगों के बीच में क्या हुआ, बहुत बड़ा एक संघर्ष चला जिसमें कि बहुत जान माल की नुकसान हुआ। तत्पश्चात भारत सरकार एवं नागा लोगों के बीच एक समझौता हुआ, परंतु दूसरे विद्रोहियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। देखो, जो ये थे अंगमी जापू फिजो, इन्होंने तो भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया, परंतु वहाँ पे एक ग्रुप और है जिसे कि खापलांग बोलते हैं, वो आज तक जो है वो नहीं माना है। वो आज भी सरकार के खिलाफ है और वो आज भी अपना आंदोलन चलाए हुए है। पर वो जो है आतंकवादी घटनाएं करते हैं, उन्होंने हथियारों का सहारा लिया है अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो आज भी एक ग्रुप है जो कि वहाँ पे नहीं मानता इस बात को। मिज़ोरम की तरह नागा आंदोलन का अभी तक कोई खुशहाल हल नहीं निकल पाया है। ठीक है, तो मिज़ोरम जो है वहाँ पे तो शांति बन गई थी लालडेंगा का जब समझौता हुआ राजीव गांधी से, पर नागालैंड में जो है आज भी प्रॉब्लम्स हमें कई बार देखने को मिलती है। उसका आज तक प्रॉपर तरीके से हल नहीं निकल पाया है। ये वाली वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो और क्वेश्चन बच गए हमारे, इनको हम कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो।